हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू ईएस फॉर साइंस। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, और इस चैप्टर में हमें 7 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दूसरा केमिकल इक्वेशंस, तीसरा केमिकल रिएक्शंस and then after characteristics of chemical reactions, types of chemical reactions, corrosion and the last rancidity. Okay, so starting with our first topic that is reactants and products. So what is reactants and what is products? reactants क्या होता है और products क्या होता है? देखो, reactants से पहले हम शुरुआत करते हैं। The elements or substances which take place in a chemical reaction is called reactants. कोई भी ऐसा एलिमेंट या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक दूसरे से रिएक्ट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को बनाने के लिए, तो जो रिएक्टेंट हमारा, जो एलिमेंट हमारा रिएक्ट कर रहा है वो हमारा रिएक्टेंट हुआ। और जो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट एक नया सब्सटेंस होता है। प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक नया सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जब हम कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को रिएक्ट करते हैं तो जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को समझने का एक और तरीका है। अगर एरो के लेफ्ट साइड हमारा कोई एलिमेंट होगा या फिर कोई सब्सटेंस होगा तो वो हमारा रिएक्टेंट होगा, और राइट साइड हमारा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर एरो एज अ बॉर्डर का काम कर रहा है कि भाई रिएक्टेंट तुम लेफ्ट साइड रहो और प्रोडक्ट तुम राइट साइड रहो। ओके, so our second topic is chemical equations. So chemical equation होता क्या है? What is chemical equations? देखो, the mode of communicating facts in chemical languages about a chemical reactions is called chemical equations. chemical equation क्या होता है? chemical equation एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी भी chemical reaction के बारे में किसी दूसरे को chemical language में ही बता देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुमने रिएक्ट कराया तो तुम्हें हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला, ठीक है। अगर तुम्हें इस रिएक्शन को किसी दूसरे को बताना होगा तो तुम कैसे बताओगे? तुम या तो उसे वर्ड इक्वेशन में बताओगे या फिर उसे सिंबल इक्वेशन में बताओगे। तो इन दोनों वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन है क्या? वो तो केमिकल इक्वेशन है ना। केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स हैं on the basis of ways of classification. Okay, ways of writing के बेसिस पे उसे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारा वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन, ठीक है। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है और सिंबल इक्वेशन क्या होता है? The word equations are the longer method for describing a chemical reaction. जो वर्ड इक्वेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा लंबा केमिकल इक्वेशन होता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये डिस्क्राइब करने के लिए नॉन कन्वीनियंट माना जाता है। इसे अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है और ये ज्यादा लंबा भी होता है, ठीक है। और अगर सिंबल इक्वेशन की बात करें तो द सिंबल इक्वेशंस आर द शॉर्टर मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो सिंबॉलिक इक्वेशन है वो एक छोटा सा मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का, और ये बहुत ही कन्वीनियंट माना जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को किसी दूसरे को बताने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल में ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिए जाते हैं और वो बहुत ही छोटा मेथड होता है, बहुत छोटे में लिखा है। जैसे कि अगर आप खुद कंपेयर कर लो, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, अगर वर्ड इक्वेशन में मैंने ऐसे लिखा, अगर उसे मैंने सिंबल इक्वेशन में लिखता हूँ S+O2 एरो का साइन दे दिया SO2, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन दोनों का जब सेम मीनिंग निकल रहा है तो आप लिखोगे कौन, बड़ा वाला या छोटा वाला? जाहिर सा बात है छोटा वाला। ओके, सो अब हम तो समझ गए कि सिंबल इक्वेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बताने के लिए। लेकिन अब उस सिंबल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है उसको अब समझ लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है, राइट द सिंबल्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट द रिएक्टेंट्स एंड देन आफ्टर the product, one after the order on the same line. सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे जो हमारा एलिमेंट रिएक्ट करने वाला है उसे हम रिएक्टेंट के नीचे लिख लेंगे, और जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है उसे हम प्रोडक्ट के नीचे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने नीचे लिखा है,
ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं लिखना है कि ऊपर जो मैंने रिएक्टेंट और ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है ये लिखना तुम्हें नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट कहाँ है और उसके नीचे ही लिखना है सिर्फ, और कुछ स्पेस देकर लिखना है। ओके, एक लाइन में, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट्स थोड़ा सा एक लाइन ऊपर लिख दो और प्रोडक्ट्स नीचे, सब एक लाइन में होना चाहिए। ओके, सो हमारा सेकेंड स्टेप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लो बाय द साइन ऑफ एरो। एरो के साइन से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं, और उस एरो को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस। उस एरो का नाम होता है प्रोड्यूस। ओके, और अब हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन, अब जो हमने मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में स्पेस दिया था और मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस के बीच में स्पेस दिया था, उन दोनों में प्लस साइन लगा देना है। और इन दोनों प्लस साइन का मतलब एक नहीं होता, रिएक्टेंट्स का जो प्लस साइन है उसका कुछ और मतलब होता है, और जो प्रोडक्ट्स का प्लस साइन है उसका कुछ और मतलब होता है। ओके, जैसे रिएक्टेंट का जो प्लस साइन है उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब होता है रिएक्ट। जो रिएक्टेंट में हमारा प्लस है उसका मतलब रिएक्ट, और जो प्रोडक्ट में हमारा प्लस साइन है उसका मतलब प्लस। आर से रिएक्ट, आर से रिएक्टेंट, पी से प्रोडक्ट, पी से प्लस। ओके, सॉरी प्लस नहीं, वहां पे एंड लगता है, उसे हम एंड कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं कि होता क्या है, ये कैसे इसे बोला जाता है। लिखने के लिए तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब मैं इसे ऐसे थोड़ी ना पढ़ूंगा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन सल्फेट एरो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे तो मैं नहीं पढ़ूंगा ना। मुझे एक पढ़ने का एक तरीका होता है। देखो जैसे मैंने बताया ऊपर, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, तो इसे हम मैग्नीशियम पढ़ेंगे। मैग्नीशियम प्लस, अब प्लस का मैंने क्या बताया था? रिएक्टेंट में अगर प्लस हो तो रिएक्ट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अब एरो का मैंने क्या बताया था? प्रोड्यूस। तो मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम रिएक्ट with sulfuric acid to produce magnesium sulfate and hydrogen gas। प्रोडक्ट में जो प्लस है उसका मतलब एंड होता है। ओके, सो अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो सबसे पहले हम बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? If the number of atoms of different element on both sides of a chemical equations are equal is called balanced equation। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है हमारा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, अगर उसका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स इक्वल टू अगर नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट्स हुआ तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं है तो उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक मैंने नीचे एक सेम रिएक्शन को एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड लिखा है। पहला देखो, पहले में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम हमारा नंबर ऑफ एटम कितना है रिएक्टेंट में? 1। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में भी हमारा नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम का 1 है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन गैस 2 है, फिर रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन गैस 2 है। 2 कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई होगा। और वैसे ही प्रोडक्ट में हमारा क्लोरीन 2 और रिएक्टेंट में भी क्लोरीन 2। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम है, इसलिए इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अनबैलेंस्ड क्या है? नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो उसका एग्जांपल अब देख लेते हैं। मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब मैग्नीशियम तो दोनों तरफ सेम है 1 1, लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 2। वैसे ही क्लोरीन 1 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्लोरीन 2। ओके, यानी कि ये वाला इक्वेशन हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है एक रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो अब बात करते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं। दैट इज हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है।
अब रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अगर ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हमारा 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, रिएक्टेंट में हमारा 1 और प्रोडक्ट में 2, ठीक है, ये गड़बड़ वाले बात हो गया। अब इसे हमको बैलेंस्ड इक्वेशन में लाना है। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप है रफ में एक टेबल बना लेना। कैसे? जैसे मैंने बना के रखा है कि कौन सा एलिमेंट हमारा रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। ओके, तो हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम था। अब ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 1, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है हमारा कि make one of atoms equal on both sides by multiplying a molecule or compound with an integral number so that the desired element is balanced by heat and trial method। अब heat and trial method लगाना है। अब तुम्हें ये कोई इसके लिए कोई सेपरेट मेथड नहीं होता कि तुम अगर ये पुट कर दो, ये इसके आगे ये कर दो तो तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए तुम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करोगे। पहले तुम 2 लगाओगे, फिर 3 लगाओगे, फिर 4 लगाओगे, ऐसे चलता रहेगा जब तक तुम्हारा जो एलिमेंट है, जो तुम्हारा इक्वेशन है, वो बैलेंस्ड हो नहीं जाए, ठीक है। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, अब हाइड्रोजन के आगे लेफ्ट साइड मैंने उसी के साइज का नंबर पुट करना है, ठीक है। अब उसके साइज का मैंने 2 पुट किया। मैंने यहाँ देखा है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है। अब मैंने हाइड्रोजन ऑक्साइड के पहले, क्योंकि वही एक कंपाउंड है, उसी के पहले हमें लगाना होगा। 1 तो लगा नहीं सकते क्योंकि 1 लगाएंगे तो वही हो जाएगा, इसलिए 2 लगाते हैं। 2 अगर लगाते हैं हम तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2 अच्छा है भाई, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 है यहाँ और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हमारा 4 हो गया। तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन के पहले भी 2 लगा देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, 2 × 2, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2। अब यहाँ प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन भी 4, 2 × 2 4। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 2 × 1, ऑक्सीजन तो एक है, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए 2 × ऑक्सीजन का 1, तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन 4। अब फिर से एक टेबल बना लो अपना कंफर्म करने के लिए कि हम जो इक्वेशन बनाए वो सही है या नहीं। तो हाइड्रोजन हमारा दोनों साइड 4 है और ऑक्सीजन दोनों साइड क्या है, 2 2 है, इसलिए ये वाला इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो देखो a process in which one or more substances are converted into one or more different substances is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वन और मोर सब्सटेंस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस में। यानी कि मैंने पहले पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट किया, अगर उसे हीट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोरेट का प्रॉपर्टी क्या है, उसमें ऑक्सीजन एडेड है, यानी कि ऑक्सीजन का भी प्रॉपर्टीज इसमें है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम क्लोराइड में तो ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ये इसके प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है। अब ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी पूरे पोटेशियम क्लोराइड से तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, उसमें पोटेशियम क्लोराइड नहीं है। भले ही अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो वापस हमें पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, लेकिन अगर सेपरेटली देखा जाए तो इसका प्रॉपर्टी पूरे इससे मैच नहीं कर रहा है और इसका प्रॉपर्टीज पूरे इससे पोटेशियम क्लोराइड से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस एक केमिकल एलिमेंट्स या फिर केमिकल कंपाउंड्स। अगर तुम केमिस्ट्री में अगर तुमसे कोई सब्सटेंस बोलता है तो उसका मतलब कोई कंपाउंड नहीं होता, उसका मतलब होता है कोई केमिकल एलिमेंट की बात कर रहा है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो केमिकल एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन भी एक सब्सटेंस है। अब पोटेशियम क्लोराइड तुम्हारा ये कंपाउंड है तो ये भी तुम्हारा केमिकल कंपाउंड है, इसे भी तुम सब्सटेंस कह सकते हो, ठीक है। सब्सटेंस केमिकल एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड दोनों होते हैं, ओके। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं, इसके बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते कितने, ओके। तो पहला है हमारा चेंज इन स्टेट, इसमें स्टेट का कन्वर्जन होता है। दूसरा चेंज इन कलर, इसमें कलर का कन्वर्जन होता है, चेंज इन कलर होता है। तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें हमारे प्रोडक्ट में गैस हमें मिलता है।
चौथा चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है हमारे सराउंडिंग्स का। पांचवा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी और सॉल्यूशंस, बहुत सारे बुक में इसे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी लिखा जाता है प्रेसिपिटेट को, लेकिन घबराने की बात नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ओके, अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन सॉरी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये तो मैंने बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं। अब हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन कलर। इसमें चेंज इन कलर में गाइस होता क्या है कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट में कलर है, जिस कंपाउंड का या फिर जिस एलिमेंट का तुम्हारा रिएक्टेंट में कलर है, वो कलर तुम्हारा प्रोडक्ट में नहीं रहता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, अगर तुम उससे केमिकल रिएक्शन करते हो तो। जैसे कि लीड ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में, उसका कलर क्या है? रेड। अगर हम उसमें हीट देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली अगर हम उसमें हीट देते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? लीड मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो इक्वेशन से उड़ गया क्योंकि वो एक गैस है, तो लीड मोनोऑक्साइड हमारा क्या हुआ? येलो कलर का। और रिएक्टेंट में देखें तो लीड ऑक्साइड हमारा रेड था। चेंज इन कलर हो गया ना गाइस, पहले हमारा रेड था, अब हमारा येलो हो गया। अब दूसरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है हमारे रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उससे अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में एक गैस जरूर मिलेगा। ये कुछ कुछ रिएक्शन में होता है गाइस। जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको बताए, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे ने कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही केमिकल रिएक्शन में हो जाएंगे। ये हो सकते हैं 2 या 3 एक केमिकल रिएक्शन में हो सकते हैं, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही केमिकल रिएक्शंस में नहीं होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने जिंक को हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट है उसमें कोई गैस नहीं है, सॉलिड है, एक्वस है, लेकिन गैस नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो एक गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। इसलिए इस इक्वेशन को हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहेंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो मैंने पिछला वाला आपको बताया था चेंज इन कलर का एग्जांपल, इस ये भी एक इवोल्यूशन ऑफ गैस है, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट में सॉलिड है, ठीक है, रिएक्टेंट में हमारा जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में, इसमें कोई गैस नहीं है, लेकिन जब मैं इसे रिएक्ट करा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, दैट इज गैस। इसलिए ये भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, ठीक है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है ये तुम्हारा चेंज इन कलर नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस, कोई भी जो इक्वेशन है वो या तो 2 या 3 मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन कर सकता है, पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स वो सिंगल इक्वेशन कंटेन नहीं कर सकता। ओके, तो अब हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो हमारा स्टेट है वो डिफरेंट होगा। रिएक्टेंट में हमारा जो स्टेट होगा वो प्रोडक्ट में नहीं होगा, और जो प्रोडक्ट में हमारा स्टेट होगा वो रिएक्टेंट में नहीं होगा। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड वो भी एक गैस है। वो तो अब देखो रिएक्टेंट में हमारा दोनों गैस ही है, हमारा कोई सॉलिड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुम प्रोडक्ट में नजर डालो तो तुम्हें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, दैट इज सॉलिड। तो ये है हमारा चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट होता है ये। गैस हमारा फिजिकल स्टेट हुआ, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड ये सब हमारे फिजिकल स्टेट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की। इसके बारे में हम डिटेल में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएंगे। फिलहाल बस इतना बताते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी है क्या। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी होता मतलब है उसका कि द प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। जो प्रेसिपिटेट है एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि दो सॉल्यूशंस के मिक्स होने पे मिला है, दो एक्वस सॉल्यूशन के मिक्स होने पे जो हमें सब्सटेंस मिला है वो
एक सॉलिड होता है, एक्वस होता है। तो जो सॉलिड वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट होता है। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं उसका। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, दैट इज व्हाइट पीपीटी, और नाइट्रोजन नहीं, सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है। ओके, तो अगर तुम देखो कि तुम्हारा रिएक्टेंट में दोनों एक्वस फॉर्म में, एक्वस यानी कि सॉल्यूशंस, एक्वस यानी कि सॉल्यूशंस, एक्वस मतलब होता है वाट सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, अब रिएक्टेंट में तुम्हारा दोनों एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए और प्रोडक्ट में एक सॉलिड एक एक्वस होना चाहिए। तो एक सॉलिड और एक एक्वस है, लेकिन जो सॉलिड वाला पार्ट है वो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, दैट इज व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का एक सॉलिड है। ओके, जो हमारा बीकर होता है जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके नीचे जाकर सेटल हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसके कारण जो हमारा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है वो या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। जैसे कि इसमें हम ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। जैसे कि अगर हम क्विक लाइम को यानी कि चूना को अगर वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें स्लैक लाइम मिल रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण हमारा जो सराउंडिंग्स है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में हीट है। प्रोडक्ट में हीट मिला यानी कि हमें सब्सटेंस मिला, अब हीट हमें रिएक्शन से मिल रहा है जिसके कारण हमारा जो सराउंडिंग है वो और ज्यादा गर्म हो रहा है। और इसका एक उल्टा भी हो सकता है, टेम्परेचर ठंडा भी हो सकता है गाइस। जैसे कि मैंने आपको पहला वाला इक्वेशन बताया था चेंज इन कलर का, ये रहा आपका। अब इसमें मैंने हीट रिएक्टेंट में इन्वॉल्व किया, मैंने हीट दिया खुद से। ठीक है, तो हीट में ये जो डेल्टा का ये साइन जो देख रहे हो आप ट्रायंगल का, ये एक डेल्टा होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। हीट कभी इसे मत पढ़ना, इसे डेल्टा पढ़ना। ओके, और ये अगर तुम रिएक्टेंट में इसे यूज कर रहे हो हीट का तो तुम इसे डेल्टा बनाकर एरो के ऊपर रख दोगे। ठीक है, अब अगर मैंने हीट यहाँ दिया तो सराउंडिंग से हीट लेकर मैंने इस कंपाउंड को दे दिया ताकि ये ब्रेक डाउन हो सके। तो सराउंडिंग से हीट दिया यानी कि सराउंडिंग्स को ठंडा कर दिया, तो यानी कि सराउंडिंग्स इस केस में ठंडा भी हो गया हमारा, और इस केस में हमारा जो सराउंडिंग है वो गर्म हो गया। ये होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो गाइस अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है गाइस, इसी से बोर्ड में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। combination reactions, okay, so what is combination reaction? Those reactions in which two or more elements or compounds react to produce a single element or compound is called combination reaction. combination reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड्स या फिर दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए या फिर एक सिंगल एलिमेंट बनाने के लिए। तो वैसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अगर इसे ट्रिक से तुम समझना चाहो तो अगर तुम्हारा रिएक्टेंट में प्लस साइन है और प्रोडक्ट में तुम्हारा प्लस साइन नहीं है तो वैसे रिएक्शन को तुम क्या कहोगे, वैसे रिएक्शन को तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो हमारा रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस के बीच में एक प्लस साइन है यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और प्रोडक्ट में प्लस साइन नहीं है। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है। अब कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में गाइस प्लस साइन है लेकिन प्रोडक्ट में प्लस साइन नहीं है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और लास्ट अब देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है गाइस, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। ओके, अब रिएक्टेंट में देखो गाइस प्लस साइन है, तुम्हें ये प्लस साइन मिल रहा होगा, तो और प्रोडक्ट में तुम्हारा कोई प्लस साइन नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस होता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन गाइस उल्टा होता है जस्ट कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन जो होता है उसका उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया था कि दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है,
लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस ब्रेक आउट होता है दो सब्सटेंस में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। ओके, जैसे कि इसका डिफिनीशन से पढ़ लो, those reactions in which a single substance splits into two or more substances is known as decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, अब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन बनाता है। अब अगर मैंने उसमें क्या ट्रिक बताया था कि रिएक्टेंट में हमारा प्लस होना चाहिए और प्रोडक्ट में प्लस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो प्रोडक्ट में हमारा प्लस होना चाहिए और रिएक्टेंट में प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं। गाइस, हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं किसी भी एक सब्सटेंस को, एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया जिसके कारण वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज करके किसी एक सिंगल सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? Those reactions in which electrical energy is given to the substance and substance breaks into two or more substances is called electrolytic decomposition। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज मोस्ट कॉमनली नोन एज वाटर को अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। Those reactions in which light energy is given to the substance and the substance breaks into two or more substances is known as photo decomposition। अब फोटो डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, और लाइट, फोटो मतलब लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी हमारे पास क्या है? सनलाइट एनर्जी। ओके, जब भी केमिस्ट्री में तुमसे कोई फोटो कहे तो फोटो का मतलब लाइट होता है और लाइट का मतलब सनलाइट होता है, लाइट एनर्जी का मतलब सनलाइट एनर्जी। ओके, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज करके किसी सब्सटेंस को दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट एनर्जी का यूज करके हम किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंगल सब्सटेंस को। ठीक है, जैसे कि ये भी वाटर का एग्जांपल ले लो। वाटर को अगर हम सनलाइट में रख देते हैं, बहुत ही कड़ा सनलाइट में अगर रख देते हैं तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम सनलाइट एनर्जी का यूज करके किसी एक सिंगल सब्सटेंस को स्प्लिट कर दे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। गाइस, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना होगा। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद नहीं करोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो सक्सेसफुल है भी या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम इसे याद करते हैं। पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, अल्युमिनियम का Al होता है, कार्बन का C, जिंक का Zn होता है, आयरन का Fe होता है, टीन का Sn होता है, लीड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au और प्लैटिनम का Pt। ठीक है, अब मैंने जो एलिमेंट है उसका सिंबल और एलिमेंट आपको बताया। अब इसको आप लाइन से याद करोगे, और लाइन से क्यों याद करोगे? क्योंकि अगर आपने इधर उधर कर दिया तो आपको रिएक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो आपका रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है, यानी कि
प्लेटिनम आपका सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन गोल्ड जो है उससे प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। भले ही वो भी कम एलिमेंट है सारे एलिमेंट से, लेकिन जो प्लेटिनम से गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा और सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आपका पोटेशियम होता है, और सेकंड मोस्ट सोडियम, और थर्ड मोस्ट कैल्शियम होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि आप इसे याद कैसे करोगे। तो इसे याद करने का भी एक ट्रिक होता है। ठीक है, जैसे देखो, करीना कार्ड मांगी अल्टो जेन फरारी फिर हंसा कौन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। करीना करी, कैसे करी, एने ना, करीना, सीए मतलब कार, एमजी मतलब मांगे, अल्यूमिनियम अल्टो, सी करीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी फिर हंसा कौन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, ऐसे अगर आप याद करो तो आप इसे आसानी से याद भी कर पाओगे और सीरियली याद कर लोगे। ओके, सो अब हम आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। दोज रिएक्शंस इन विच more reactive element displace least reactive elements is known as displacement reaction। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और उसके साथ जो कंपाउंड होता है उसमें जाकर अपना कंपाउंड बना लेता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी याद करवाया ये, अब इसका बहुत यूज आएगा गाइस इस रिएक्शन में। जैसे कि एक एलिमेंट है, ए हमारा एक एलिमेंट है और बी सी हमारा एक कंपाउंड है। ए बी सी तीनों हमारा एक सेपरेट एलिमेंट है, और बी सी को हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हारा ए है, ए तुम्हारा बी से अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, सी से इसका कोई मतलब नहीं है, ए को सिर्फ बी से मतलब है। अगर बी मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर जो तुम्हारा बी है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है देन ए से तुम्हारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट अगर तुम बी है तो ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ए जो है बी को रिप्लेस कर देगा और AC के साथ कंबाइंड हो जाएगा और बी को अलग छाट देगा। अब तुम एक इमेजिन करो कि अगर जो एक मान लो एक कमजोर आदमी एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक ताकतवर आदमी अगर उसके पास आता है, तो क्या ताकतवर आदमी उस कमजोर आदमी को हटा देगा और खुद नहीं बैठ जाएगा? बैठ जाएगा एकदम। लेकिन अगर जो कमजोर आदमी कोई आता है और ताकतवर आदमी को थोड़ी ना हटा सकता है, कोई ताकतवर आदमी को कमजोर आदमी थोड़ी ना हटाकर उसका जगह पे बैठ जाएगा। इसीलिए वो एक एग्जाम्पल है वो, मान लो ए तुम्हारा ताकतवर आदमी है और बी तुम्हारा ताकतवर आदमी नहीं है, तब जाकर तुम्हारा ए है बी को रिप्लेस कर देगा और सी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा। ओके, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फेरस यानी कि आयरन अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। अब आयरन हमारा क्या है, अब हमें क्या करना है, इसमें हम छांट देते हैं कि क्या होता है, कॉपर एक हो गया हमारा और सल्फेट एक हो गया। अब सल्फेट से तो Fe को कोई मतलब है नहीं, Fe को मतलब है कि भाई Cu क्या है, Cu मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो चलो Fe और Cu का जायजा लेते हैं किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, वैसे आप इसे याद कर लोगे तो आसानी होगा। Fe देखो कहाँ है, Fe यानी कि आयरन और Cu यानी कि कॉपर। अब देखो आयरन भाई मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर के रेस्पेक्ट में जो आयरन है हमारा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन कॉपर क्या है, आयरन से भी ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो वही हो गया ना, आयरन ताकतवर आदमी हो गया और कॉपर हमारा बेचारा कमजोर आदमी है। ये सल्फेट के साथ बैठा हुआ है तो आयरन आएगा भगा देगा इसको और सल्फेट के साथ खुद रिएक्शन बना कर लेगा, खुद कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज फेरस सल्फेट, और आयरन को नहीं और कॉपर को अलग छाट देगा। वैसे ही जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर तुम्हारा कॉपर मान लो कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, अब कॉपर से भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, दैट इज सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। तो मान लो सिल्वर अगर ले लो, अगर तुम्हारा Fe और जिंक के जगह तुम्हारा सिल्वर होता Ag होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पर तुम प्रोडक्ट में लिख देते नो रिएक्शन, क्योंकि जो हमारा ये सिल्वर होगा या गोल्ड होगा वो प्लेटिनम होगा वो लेस रिएक्टिव देन कॉपर है, इसीलिए। ओके, अब यहाँ पे बताया भी क्या है, जिंक और आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फेट से, क्योंकि कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन है। आयरन और जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, इसलिए जिंक और आयरन जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन बना रहा है अपना।
अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react with each other by exchanging their ions to form two new compounds is called as double displacement reaction। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो कंपाउंड का रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, अपने आयंस को एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। वैसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे देखो, ए बी सी और डी हमारा चारों एक सेपरेट सेपरेट एलिमेंट है। अब ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है। तो अगर हम इसे डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है? ए प्लस बी माइनस और सी प्लस डी माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि जो बाद में होता है कंपाउंड का राइट साइड में वो हमारा क्या होता है? निगेटिव, और जो पहले होता है लेफ्ट साइड में वो हमारा पॉजिटिव होता है। वैसे ही बी निगेटिव और ए पॉजिटिव। ओके, अब एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयन मतलब ए जाएगा इसके साथ रिएक्ट करेगा सी डी में से किसी एक के साथ। ठीक है, अब सी डी में क्या है? सी प्लस है और डी माइनस है, तो सेम चार्ज, सेम जो साइन होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, भगाता है एक दूसरे को। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है और डी निगेटिव, तो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर लेगा। अब बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव, तो ए एक दूसरे से क्या करेगा? कॉम्बिनेशन कर लेगा। ओके, अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब हम रिएक्टेंट में जो कंपाउंड्स है उसे डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें मिल रहा है ना कि जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करूंगा तब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। अभी तो मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए हमें इसे डिसोसिएट करना होगा। तो डिसोसिएट कैसे करूंगा? Ag क्या है? प्लस, और NO3 क्या है? माइनस। Na क्या है? प्लस, और Cl क्या है? माइनस। अब तुम कहोगे सर ये प्लस क्यों लिखे हो? तुम यहाँ पे प्लस, इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पे कभी कभी तुम देखोगे 2 प्लस भी होगा और 3 प्लस भी होगा यहाँ पे। अब अगर कोई भी एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि Ag के साथ ही तुम्हारा 2 प्लस और 3 प्लस होगा, Ag के साथ हमेशा प्लस होगा। ठीक है, और भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई यहाँ दूसरा एलिमेंट होता है जिसका यहाँ पे 2 प्लस होता है, यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड होता है जिसका 2 माइनस होता है या 3 माइनस होता है। 4 मैं नहीं कह रहा हूँ, 4 मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो शेयरिंग में होता है गाइस। ओके, अब सोडियम और क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड को मैं क्या करूंगा? उसे भी पॉजिटिव और निगेटिव में मैंने डिसोसिएट कर दिया। अब यहाँ पॉजिटिव लिखने का क्या मतलब है और निगेटिव लिखने का क्या मतलब है, ये तो आपको 9th क्लास में समझ में आ ही गया होगा जब आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। क्यों? क्योंकि ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, आपको समझ में आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अब हम टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। So we have two double displacement type of double displacement reaction. The first one is precipitate reaction and the second one is neutralization reaction. Okay, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम सेपरेट, जो हमारा सेपरेट सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या करते हैं? एक दूसरे में मिक्स करते हैं। वो सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सेपरेट सॉल्यूशन है वो सॉल्यूबल आयन है, वो मिल सकता है, मिक्स कर सकता है, वैसा हमारा सॉल्यूशन है। अगर वैसा हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, ठीक है, अगर हम उन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो हमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, और एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि सॉल्युबल आयंस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अब इसको विजुअलाइज कर लो। जैसे अगर प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, AgNO3 अगर NaCl से रिएक्ट कर रहा है तो AgCl और NaNO3 बनाएगा। ठीक है, अब NaCl ये तुम्हारा सॉल्युबल सॉल्यूशन था, सॉल्युबल आयन ऑफ सेपरेट सॉल्यूशन था। तुम्हारा सोडियम क्लोराइड एक सेपरेट है और सिल्वर नाइट्रेट तुम्हारा सेपरेट है। ये दोनों मिक्स हो सकता है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से मिक्स करवा दे एक सेपरेट बीकर में तो ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेगा। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी बताया था, ये रिएक्शन अगर करेगा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है ये अगर करेगा तो तुम्हारा एक सॉलिड बनाएगा और ये सॉलिड तुम्हारा यहाँ पे नीचे देख रहे होगे तुम, आके बैठ गया होगा और वो तुम्हारा व्हाइट कलर का हो गया होगा। ठीक है, भले ही पूरा कलर तुम्हारा व्हाइट है लेकिन जो
पीपीटी होगा तुम्हारा इतना दूर में तुम्हारा दिख रहा होगा, ये वाला तुम्हारा पीपीटी है जो डॉटेड दिख रहा है, और बाकी जो है ये कलर्ड हो गया क्योंकि इसका जो कलर है वो व्हाइट है, और वो एक्वस सॉल्यूशन है ऊपर वाला जो कि हम सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। ओके, अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, पढ़ते हैं। अब इसे तुम सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन इसे अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। A neutralization reaction is a reaction in which an acid reacts with an equal amount of base. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड और इक्वल अमाउंट ऑफ बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। ऐसा नहीं कि एसिड ज्यादा और बेस कम, अगर वैसा सिचुएशन में होगा तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट होगा, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो क्वांटिटी ऑफ एसिड है वो ज्यादा है। अगर तुम्हारा बेस ज्यादा है एसिड कम है तो साल्ट और वाटर तो तुम्हारा बनेगा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट वाटर, लेकिन जो साल्ट होगा तुम्हारा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कड़वा साल्ट होगा। अब हम बात करते हैं, अब इसे विजुअलाइज कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। अगर HCl दैट इज क्या है? HCl है हमारा क्या? तो HCl हमारा एक एसिड है और NaOH एक बेस है। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ HCl और इक्वल अमाउंट ऑफ NaOH अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें NaCl दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। NaCl क्या है? जो हम नमक खाते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है? जो वाटर है हमारा, वो तो जानते हो ना। साल्ट हो गया और वाटर हमें मिल गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस। इसे ध्यान से पढ़ लो, एकदम मजा आ जाएगा इसमें। अब रिडॉक्स रिएक्शन को गाइस पढ़ने से पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इन दोनों का एक साथ यूज होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ अगर होता है तो वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसे हम उसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन अभी तुम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझ लो। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारा क्या होता है? A reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place is called oxidation reaction, or oxidation is loss of electron by a molecule, atom and ions. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को अगर हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहना होगा, पता करना होगा कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया है। पहला, देखो कि अगर तुम्हारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, वो जो तुम्हारा मेन सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। और दूसरा देखो कि अगर तुम्हारा उसमें से हाइड्रोजन हट रहा है या नहीं। अगर हाइड्रोजन तुम्हारा हट रहा है तो वो तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन भी हट रहा है, तो वैसे केस में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर एक साथ हो रहा है तभी हमारा ऑक्सीडेशन है। अगर किसी इक्वेशन में हमारा सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो भी हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है? वो ऑक्सीडेशन है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसे लॉस करना होगा, उसे कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, जिसके कारण वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में बन जाएगा। ओके, अगर तुम्हारा कोई सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रॉन को, उसके पास कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जो स्टेबल गैसेज है उससे एक या दो या तीन एलिमेंट, तीन इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है। तीन से ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो निगेटिव में आ जाएगा, वो तुम्हारा रिडक्शन में काउंट हो जाएगा। अगर तुम्हारा इनर्ट गैस से एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट ज्यादा है तो उस केस में हम उस वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा है पर इसे ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने तुम्हें ऊपर बताया सेकंड पॉइंट में कि जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो कोई तो होना चाहिए गेन करने के लिए। तो जो एलिमेंट गेन करेगा, जो सब्सटेंस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसके पास गेन करने का टेंडेंसी है और खुद उसके साथ कंबाइंड होकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वैसे एलिमेंट को या वैसे सब्सटेंस जो
इलेक्ट्रॉन को अपने में ले रहा है, गेन कर रहा है, उससे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसे तुम आगे एग्जांपल से जब समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? A reaction in which addition of hydrogen and removal of oxygen takes place is called reduction reaction. A reaction in which एक रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या तो ऑक्सीजन हट जाए या दोनों एक साथ हो जाए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है गाइस। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीडेशन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। ओके, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन और एक और तरीका है रिडक्शन रिएक्शन कहने का, अगर कोई सब्सटेंस है जो मेन सब्सटेंस है वो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करने का टेंडेंसी है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। उसमें मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन में बताया था कि लॉस करने का टेंडेंसी, लेकिन रिडक्शन में बता रहा हूँ गेन करने का। तो गेन कैसे करेगा? अगर उसके पास इनर्ट गैस से एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट कम होगा, अगर स्टेबल बनने के लिए उसे एक दो या तीन एलिमेंट कम होगा, तब जाकर वो निगेटिव में आता है और वो गेन करता है। तीन एलिमेंट चाहता है लेता है, अगर उसको एक एलिमेंट का जरूरत होगा कि मुझे एक एलिमेंट चाहे तो मैं क्या कर लूं, मैं स्टेबल बन जाऊंगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन खोजेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिले कि मैं स्टेबल बन जाऊं। और ऑक्सीडेशन करेगा कि मैं एक या दो या तीन जितना उसे जरूरी रहेगा उतना मैं लूज करूं कि मैं स्टेबल बन जाऊं। जितने भी एलिमेंट है वो स्टेबल बनना चाहते हैं गाइस, इसीलिए वो लॉस और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर रहा है, तभी तो जो तुम्हारा मेन सब्सटेंस है वो गेन करेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लॉस करता है, जो सब्सटेंस तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उस सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब तुम एग्जांपल से समझो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, विजुअलाइज कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब तुम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन करते हो। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब मैंने क्या बताया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है गाइस। देखो, हाइड्रोजन हो तब देखो, हाइड्रोजन नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन से देखो। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें देखो, मैग्नीशियम तुम्हारा क्या चाहिए? मैग्नीशियम के पास तुम्हारा 2+ है, यानी कि इस मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है स्टेबल से, और ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल बनने के लिए, तो एक दूसरे को दे देगा। मैग्नीशियम के पास 2+, ऑक्सीजन के पास 2+, एक दूसरे को दे दिया, और क्या हुआ? एक दूसरे कंबाइंड होकर क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ओके, और इसी कारण मैग्नीशियम ने लॉस किया ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मेन सब्सटेंस का। इसमें हमारा मेन सब्सटेंस मैग्नीशियम है, मेन सब्सटेंस में से हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसके कारण ये इक्वेशन जो है हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। दो कंडीशन है इसे ऑक्सीडेशन कहने का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके पास माइनस है, जाहिर सा बात है गेन करेगा। तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक और एग्जांपल ले लो। अब कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। अब मैं इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कार्बन जो है उसके पास क्या होता है? कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होते हैं। वो जितना खर्च करेगा एनर्जी स्टेबल होने के लिए, उतना ही खर्च, वो लॉस करने में एनर्जी अगर खर्च करता है तो उतना ही एनर्जी लगता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, उसको सेम एनर्जी लगता है, इसीलिए वो शेयरिंग करता है, ठीक है। जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सेशन। इसलिए इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। अब इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझने का सीधा तरीका है, तुम्हें पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन है, मेन सब्सटेंस है कार्बन है, तुम्हें पता चल गया, तो जो बच गया वो तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ रिडक्शन देख लेते हैं।
रिडक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है Cu प्लस H2O। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन जो है कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और कॉपर से हटा दिया तुम्हारा, कॉपर इस सब्सटेंस में मेन सब्सटेंस में से तुम्हारा हटा दिया, इसलिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस H2 यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ। अब इसमें हाइड्रोजन भी एडिशन हुआ और ऑक्सीजन हटा भी, दोनों केस हुआ, तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। ओके, अब इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो हमारा मेन सब्सटेंस ये है क्योंकि इसमें से हमारा हट रहा है। हमारा कोई भी याद रखना गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हमारा प्रोडक्ट में से नहीं होता है, जो भी होता है हमारा रिएक्टेंट में ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, H2 हो गया, मेन सब्सटेंस ये है तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हो गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब देखो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हुआ तुम्हारा। अब ऑक्सीजन अगर तुम्हारा रिमूव हो रहा है जिंक से तो कार्बन हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटाने का काम, यानी कि कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन होगा। जो एलिमेंट कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा दे वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग, और जो ऑक्सीजन को जोड़ दे वो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कार्बन हमारा ऑक्सीजन को हटा रहा है तो ये हमारा, अगर इस केस में हटाने के केस में अगर देखा जाए तो ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में मेन सब्सटेंस हमारा जिंक ऑक्साइड हुआ। ठीक है, इसलिए हमारा रिड्यूसिंग एजेंट सी हो गया। हम आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे विजुअलाइज कर, वैसे जिंक ऑक्साइड है हमारा, कार्बन से रिएक्ट करा तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब जिंक को मैंने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन हुआ, मुझे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया तो हमें क्या हुआ, ऑक्सीजन को हटा दिया, दैट इज तब हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो गया। लेकिन अगर हम देखो ध्यान से देखें तो कार्बन में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हमारा, तो ऑक्सीडेशन हुआ हमारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया हमारा। तो हमारा जब इसमें एडिशन हुआ तो मेन सब्सटेंस हमारा ये हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग के केस में हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जिंक ऑक्साइड हो गया, ये पूरा होता है जिंक ऑक्साइड हो गया हमारा पूरा। ठीक है, कभी भी जिंक मत लिखना, बस जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन देखो, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है कोई एक केमिकल प्रोसेस, अगर तुम एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि तुम्हारा मेटल का सरफेस जो होता है उसको खराब कर देता है। जैसे कि तुम अगर गेट देखते होगे कि अगर तुम्हारा स्टील या लोहा का गेट होगा, मेटल का अगर तुम्हारा गेट होता है तो अगर तुम उसे पेंट वेंट नहीं करते हो, खुले में अगर छोड़ देते हो तो वो तुम्हारा कुछ दिन बाद खराब होने जैसा दिख जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे उसमें जंग लग गया। ठीक है, तो वैसे इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन का शुद्ध हिंदी अगर जानो तो जंग होता है। ठीक है, जंग लग जाना होता है। ठीक है, अब कोरोजन हो रहा है तो उसे होने नहीं देंगे भाई, उसे भी रोकेंगे। तो उसे रोकने का 5 तरीका है। पहला पेंटिंग, दूसरा ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, तीसरा प्लास्टिक कोटिंग, चौथा गैल्वेनाइजेशन और पांचवा एलोइंग। पेंटिंग यानी कि उस मेटल को पेंट कर दो, बच जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करेगा, ना ही तुम्हारा क्या होगा, ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ना उस पर कोरोजन होगा, उतना मेटल तुम्हारा खराब होगा। ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो। कभी कभी तुम लोग बाइक अगर देखते होगे, अगर सर्विसिंग होके आया हुआ रहेगा तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रीस लगा रहता है, तो हमारा क्या हुआ, ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देता है, जिसके कारण हमारा जो बाइक का मेटल होता है वो खराब नहीं होता है। ओके, अब प्लास्टिक कोटिंग, अब उस मेटल को प्लास्टिक से ढक दो जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर सके, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया यानी कि वो खराब हो गया। अब गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट जिंक प्लेटिंग। जैसे हम पेंट करते हैं वैसे हम जिंक को, जिंक का जैसे मैंने परत चढ़ा दिया ऊपर, जिंक का मैंने लेयर ऊपर लगा दिया। ठीक है, उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
एलोइंग उस मेटल का प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देगा। उसका प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब होना, लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना ही वो खराब होगा। ओके, अब हम डेंसिटी पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होता है? द स्पॉइलेज ऑफ अ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का अगर डायरेक्ट मतलब देखो तो स्पॉइलेज ऑफ फूड होता है, यानी कि फूड का खराब हो जाना। ठीक है, घर में अगर देखते होगे कि बहुत सुबह का खाना बना है, अगर रात या सुबह अगले दिन हो गया तो वो बहुत ज्यादा स्मेल करने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है और बहुत ही अनडिजायरेबल होता है उसको खाने के लिए। वो हम थोड़ी ना खा लेंगे, कल सुबह का चीज आज सुबह का थोड़ी ना खा लेंगे, वो तो बेकार हो गया, वो खराब हो गया, उसमें बहुत ज्यादा गंदे गंदे स्मेल्स आने लगते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल आते हैं, जिसके कारण वो उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब उस फूड को बचाने का भी तरीका है, जैसे मैंने कोरोजन को बचाया, कोरोजन होने से मेटल को बचाया, वैसे ही मैंने अब डेंसिटी को, मैंने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि मैं डेंसिटी को भी बचा सकता हूँ। ओके, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम डेंसिटी, डेंसिटी से कैसे बचा जाए? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट है जो फूड से रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीडेंट यानी कि गेन करने का टेंडेंसी, फूड से इलेक्ट्रॉन गेन करने, फूड में भी भाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है, फूड से अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन जो है वो फूड को गेन कर देता है, फूड से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जिसके कारण वो फूड खराब हो जाता है बहुत ज्यादा समय तक, और उससे बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए जल्दी ही ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर हमारा जो फूड है वो खराब नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं जिसके कारण वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना करे। और दूसरा पॉइंट है हमारा वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई एयर ही नहीं हो, अभी हम लोग जहाँ है वहां पे एयर है, ठीक है, हवा चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहां पे एयर है तभी हम लोग हैं, वो ऐसा वैक्यूम मतलब ऐसा होता है जहाँ एयर ही नहीं हो। ऐसा साइंटिस्ट ने भी ऐसा बना लिया है जहाँ पे वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब जहाँ एयर नहीं हो। ठीक है, अगर बिना एयर, जहाँ ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे एयर नहीं है तो तुम्हारा फूड भी खराब नहीं होगा। ठीक है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब अगर तुम लोग मार्केट में देखते होगे तो बहुत सारे तुम्हारे फूड होते हैं, फूड है, चिप्स हो गए जैसे, उसमें बहुत देखोगे बहुत फूला रहता है, भले उसमें कमड़ा है चाहे कुछ भी, फूला हुआ लगेगा तुम्हें। अब तुम अगर उसे खोलोगे तो उसमें लगेगा अरे यार इसमें तो गैस ही था, तो गैस कौन सा है? वो कोई ऑक्सीजन नहीं है। तुम लोग बहुत, मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं सुना था कोई एक बोला था कि उसमें ऑक्सीजन रहता है, लेकिन गाइस उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। ऑक्सीजन अगर रहेगा तो वो रिएक्ट करके फूड को खराब ही कर देगा ना, उसमें नाइट्रोजन रहता है, दैट्स वाई जो तो फूड है अंदर का वो खराब नहीं होता, जो अंदर का मटेरियल वो खराब नहीं होता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट तुम्हारा रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ है। अब जो तुम्हारा फूड है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो तभी भी खराब नहीं होगा। और पांचवा है तुम्हारा कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। अब तुम उस फूड को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो। अब ऐसा नहीं कि अभी तुमने डायरेक्ट सनलाइट पे रखा अभी फूड खराब, मतलब कुछ देर उससे भी लगता है किसी भी फूड को स्पॉइल करने में, मतलब उससे फूड को खराब करने में। इसलिए हम जितना सनलाइट से दूर रख सकते हैं हमारे फूड को उतना रखें ताकि हमारा जो फूड है वो बच सके। ओके, तो गाइस यहाँ पर गाइस हमने इस फुल चैप्टर को कवर कर लिया है। और अगर आपने हमारे स्प्लिटेड वीडियो को नहीं देखा, इस चैप्टर का मैंने स्प्लिटेड वीडियो भी बना कर रख दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसका स्प्लिटेड वीडियो भी बना कर रख दिया, अगर आपने उससे नहीं देखा तो गाइस देख लो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, और बगल में जो बेल आइकन है उससे भी क्लिक कर दो जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तब तक के लिए गुड बाय।